हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जो आपका 21,391 पदों को लेकर के नोटिफिकेशन आपका आई हुई है। इसके लिए आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन आपका दिया गया है इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि 2010 से लेकर के आपका जो है 2022 तक आपका जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया इसको यहाँ पर आपको लगा लेना है। और मैंने जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था लगभग मैंने 2019 का जो आपका 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट कराए गए थे इसको मैंने कवर कर लिया हुआ है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला हुआ है प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल का जो आपको प्रोफाइल यानी लोगो दिख रहा है तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने 100 प्रश्नों को प्रत्येक वीडियो में कवर करके जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एंड कर दिया है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग डायरेक्टली एक बार जरूर विजिट करेंगे। जो भी नए कैंडिडेट है तभी आपको पता चलेगा किस लेवल से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपका लगातार आपका रिपीट भी किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है, तो चाहो तो जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसिडर करके देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खान सर के द्वारा जो भी आपका टारगेट बैच आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपके टॉपिक वाइज प्रश्नों को आपको कवर किया जा रहा है। और टॉपिक वाइज में क्या है कि जैसे अगर कोई भी टॉपिक से अगर प्रश्न आपका आ रहा है तो लगभग अगर देखा जाता है कि 50 से लगभग आपका जो है 100 क्वेश्चन के बीच आपका प्रत्येक टॉपिक से आपका कवर कराया जा रहा है। अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत इस बार आपका बिहार काफ़ी ज़्यादा अधिकतम पदों पर आपका वैकेंसी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका स्ट्रेटेजी भी आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि 100 प्रश्नों को या फिर हम लोग 50 प्लस प्रश्नों को अगर प्रत्येक टॉपिक वाइज कवर करते हैं, उसके बाद मैं जब आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो भी आपका लेटेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पर आपको जज करना है कि आप कितना इनमें से अटेम्प्ट ले पाते हैं और टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके जितनी भी क्वेश्चन आपके हैं छूटने की आपकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। वैकेंसी की संख्या भी अधिक है और टाइम भी आपके पास अभी आपका है, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर जो है तैयारी की जरूरत है। तो सारा कुछ जितनी भी आपका डाउट क्रिएट हो सकते हैं और जो भी आपके इन्फॉर्मेशन आपके मतलब आप जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आपका अच्छे हो सकते थे, मैंने कंप्लीटली आपको पहले भी आपको रिवील कर दिया है कि कौन से आपको पोस्ट के लिए फाइट करना है, कौन सा आपके पोस्ट आपका अच्छा हो सकता है। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको 4 तरह के आपके पोस्ट आते हैं। बीएमपी हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया, इसके अलावा एसआईआरबी हो गया, इसके अलावा जो है बीआईएसएफ हो गया यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स हो गया। तो इन सारे चीज़ों के मुद्दों पर मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। वैकेंसी भरने के बाद आपको जो है मन में किसी प्रकार का आपको संचय ना रहे कि इस पोस्ट के लिए हमें फाइट करना था। तो जाकर के आप लोग वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ छात्रों का कमेंट था कि काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हालांकि इजी ही पूछा जाता है, लेकिन इस बार जो अभी आपका रिसेंटली आपका 14 मई को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुश्किल से उसमें 1-2 प्रश्न आपका होगा जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल पूछे गए होंगे। और देखा जाए तो जिस प्रकार से इस बार आपका सिलेबस भी आपका जो है 10th के बेसिस पर आपका कर दिया गया। आप सभी लोगों को पता होगा, नोटिफिकेशन अगर आपने फुल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10th के बेसिस से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। इस बार आपका चेंजेस भी किया गया, हालांकि मैंने इन चीज़ों को पहले भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था कि इस बार आपको सिलेबस में आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप देख पाएंगे 10th के बेसिस पर आपके पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक से लेकर के आपको जो है हाई लेवल तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाए। बाकी आप लोगों को सब कुछ पता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूछा रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि सबसे अगर अधिक अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो ये आपका बैगनी कलर का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, 2 में बताना है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं देखिए लाइव क्लास को लेकर के मैंने आपको बताया हुआ है और कुछ छात्र कमेंट भी कर रहे थे कि लाइव क्लास कब आपका होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास अभी किसी प्रकार का मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। 1-2 दिन के बाद आपको लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने और साथ ही आपको आंसर करने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर सोचते चलना है, इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, और आपको देखना है कि कितना आप इनमें से जो अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों की
तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे अधिकतम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर वेदन क्षमता की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना कि वेदन क्षमता जो होता है सबसे अधिक आपका गामा किरण की होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहा है तरंग के बारे में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपके एक्स किरण होते हैं इसके सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, तो बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किनके द्वारा ज्ञात किया गया था। और देखिए जो पिछली वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया हुआ है तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आपका मिला हुआ था। ये रोमर के द्वारा है जो है सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को ज्ञात किया गया था। और आपको याद रखना कि प्रकाश के चाल के बारे में अगर पूछा जाता है कितना होता है तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका स्क्वायर होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को किस प्रकार से देखा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच देखा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो यहाँ पर आपको बताना किस प्रकार की घटना होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ये मान लिया जाए कि ये आपका क्या है एक प्रकार का आपका कांच है। और यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रकाश से जब क्या है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये आपका वायु है यानी कि रेयर मीडियम है और यहाँ से अगर कांच में प्रवेश करेगा तो ये प्रवेश करने के बाद ये आपका नीचे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका वेलोसिटी कम हो जाता है, यानी कि इसका जो चाल है ये आपके कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसके चाल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा है क्या होगा, तो आप सभी लोगों को याद रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कम हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो बताइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कब होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो जब हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तब यहाँ पर आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश तंतु कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा जा रहा है। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश की तंतु कार्य करता है। अगला देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बताइए कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किनके द्वारा बदला जाता है, कौन सा ऐसा युक्ति है जिनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सौर सेल के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किनके द्वारा बदला जाता है, तो ये डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ये डायनेमो के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि सूर्य के केंद्र के ताप के बारे में पूछा रहा है, ये कितना होता है इसका वैल्यू ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁷ केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में बता रहा है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारा आपका प्रीवियस क्वेश्चन है और आपके कुछ आपके प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आपका दिया है, जो आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका आए हुए हैं साइंस का, क्योंकि मैं साइंस आपको स्पेशल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जब मिक्सलेनियस को भी कवर करेंगे तो सभी प्रश्नों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि केंद्र के दाब यानी कि सूर्य के केंद्र का दाब लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि सूर्य के जो केंद्र का जो दाब होता है ये कितना होता है, तो 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के फॉर्म में आपके होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो परमाणु जो रिएक्टर है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि परमाणु बम आधारित है, तो बताइए कि यहाँ पर आपका परमाणु बम जो है ये किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि परमाणु जो बम है
ये आपके जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए किसमें दिया गया है। तो ऑप्शन अगर यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, और ऑप्शन सी में दिया गया अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है, डायरेक्टली दिया रहता है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका दिया गया है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, और ऑप्शन सी में दिया गया है नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। वही अगर बात किया जाए कि हाइड्रोजन जो बम होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय सिद्धांत जो आपके नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। और अगर ये बात किया जाए कि सूर्य से जो किरणें आती है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर सूर्य में संलयन ये किस प्रकार की क्रिया है, तो ये भी आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है जो जनरली आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है। तो बताइए कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपका हाइड्रोजन बम है इसके बारे में मैंने अभी आपको तुरंत बताया हुआ है कि हाइड्रोजन जो बम हुआ ये आपका जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये जो अर्धचालक होता है ये आपका चतुर्थ संयोजी आपके अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डोपिंग के बारे में यहाँ पर देखिए ये क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे इसको डोपिंग किया जाता है, और डोपिंग जो किया जाता है इसमें 4 पदार्थ को मिला करके इसको डोपिंग किया जाता है। इस वजह से ये क्या है कि चतुर्थ संयोजी यानी 4 पदार्थों को इसमें मिला करके संयोग करके जो है आपके चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और जर्मेनियम अर्धचालक जो होता है ये चतुर्थ श्रेणी के आपका अंतर्गत आ जाता है। ये डोपिंग में अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के इसमें जो है पदार्थ को मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पॉजिट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसके बारे में जनरली आपको पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है पॉजिट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि पॉजिट्रॉन का जो खोज है ये एंडरसन के द्वारा किए गए थे। किनके द्वारा, तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है किसी तार का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो बता दिए, तो आप लोग सोच लिए होंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि यह पदार्थ पर आपका डिपेंड करता है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता ये आपके मुख्य रूप से आपके पदार्थ पर निर्भर करता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लंबाई पर भी आपका डिपेंड करता है कि लंबाई अगर तार की अगर बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध आपका ज़्यादा आपका उत्पन्न होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका सटीक दिया गया है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये पदार्थ के जो है पदार्थ के प्रकृति पर ये डिपेंड करता है किसी भी वायर का प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 1 वाट घंटा कितना बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 1 वाट जो घंटा होता है ये आपका होता है 3.6 × 10⁻, ये आपका 6 जूल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, 1 वाट घंटा दिया गया, यानी 1 किलोवाट घंटा नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया 1 वाट घंटा दिया गया है, तब यहाँ पर आपका सही दिया गया है 3.6 × 10⁻3 जूल के बराबर होता है। वही 1 किलोवाट घंटा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की अगर यहाँ पर बात किया जाए कि मैक संख्या का उपयोग जो है किसकी चाल का निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विमान की चाल का निर्धारण हेतु जो है मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि विमान की जो ऊंचाई जो मापा जाता है ये किस में मापा जाता है, तो ये अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। क्वेश्चन देखते ही आपको
आंसर आपको आना चाहिए। इस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी ले पाएँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी पूछा जाता है कि बैटरी में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो आपका H2SO4 आपका पाया जाता है, और इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपका कितना हो जाएगा, तो 55 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सर्वप्रथम जो है ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है। ये आपका 2019 और 2022 के एग्जाम में ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। इंद्रधनुष से क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिकतम होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्लू कलर का जो विक्षेपण होता है ये सबसे अधिकतम होता है, और सबसे अगर कम की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो ये रहा आपके सामने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या बताए थे हम, ब्लू बताए थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा। नीला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नीला बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पानी के ऊपर तेल का परत चमकना किसका उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये व्यतिकरण क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि धूप के चश्मे में चश्मे की पावर कैसी होती है। तो धूप चश्मा जो होता है इसमें किसी प्रकार का पावर नहीं होता है, ये जीरो डायोप्टर का लेंस इसमें लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि जो लेंस की क्षमता होती है इसकी इकाई क्या होती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है डायोप्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा धूलकण। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सूर्य प्रकाश से भी क्या होता है, जब किरण आता है तो ये क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित अनेक तरह के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होकर के क्या होते हैं कि अलग अलग जगह पर ये जो है आपके फैल जाते हैं। और पूछा जाता है कि सूर्य प्रकाश किस प्रकार के सूर्य प्रकाश होते हैं, इसमें किस प्रकार के कण पाए जाते हैं, या सूर्य प्रकाश किस रूप में होते हैं, तो ये छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं, जिसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो धूलकण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है पास्कल किसका इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दाब का यूनिट क्या है, तो ये आपका यहाँ पर पास्कल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि प्रकाश की जो गति होती है निम्न ऑप्शन में से सबसे कम किस में इसका जो है गति होता है, चाल होता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल इन सभी के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सूर्य की उष्ण पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सूर्य की जो किरण है पृथ्वी तक जो पहुँचती है ये विकिरण के माध्यम से पहुँचती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए थर्मोस्टेट के बारे में जनरली आपको पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि थर्मोस्टेट का कार्य ये है, ये क्या करता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या करता है, एक समान ताप को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो ये आपका 212 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि बर्फ जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस से जमना और ये आपका क्या होता है कि गलना आपका शुरू हो जाता है। तो 273 को अगर हम लोग केल्विन में लेकर के जाएंगे, यानी 73 को अगर लेकर के जाएंगे तो इसमें 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 273 आपका केल्विन हो जाएगा। तो 273 केल्विन देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है 34 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। 14 मई को जो आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है, अभी आपका रिसेंटली आपका मद निषेध का क्वेश्चन जाकर के मिला लेना। ये आपका जो है यहाँ पर आपका सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, ये आपका इस्पात में होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ईजी है नहीं बल्कि ईजी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किस में होता है। तो यहाँ पर आपका किस में हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ध्वनि का जो वेग है ये सर्वाधिक आपका किस में होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ठोस में सबसे अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का प्रवाह कान में कितने समय तक रहता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कान में जो है ये आपका 1 सेकेंड के 10वें भाग तक ये बने हुए रहते हैं। और वही अगर बात किया जाए कि हम लोग अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है ये हमारे रेटिना पर कितने समय तक बना हुआ रहता है, तो ये आपका 1 सेकेंड के 16वें हिस्सा तक ये बना हुआ रहता है। लेकिन अगर वही बात किया जाए ध्वनि का तो ये आपके 1/10वें भाग तक बने हुए रहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तो एक सेट में जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था इसको यहाँ पर कंप्लीटली हम लोग जो है कवर कर लिए हुए हैं। अब हम लोग दूसरे सेट पर प्रवेश करेंगे। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसमें यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बफरिंग टाइप का दिख रहा होगा। जैसे हम लोग 5 क्वेश्चन से आगे हटेंगे, ये वाला पेज आपका जैसे खत्म होगा तो फिर आपको क्वेश्चन उसी टाइप से आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी में दिया गया है ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है ध्वनि का चाल। तो यहाँ पर आपका डी होगा ध्वनि का चाल। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि का परावर्तन क्या है, तो ये आपका प्रतिध्वनि का कारण है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो ये आपके घट जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से दिया गया है। आप लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन यहाँ से आपके छूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको अपरिवर्तित रहेगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सेकेंडली यहाँ पर आपको दिया गया से कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि यहाँ पर आपका सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना कि सेकेंडी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है ये आपका यहाँ पर होता है 2 सेकंड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कोशिका नली में यहाँ पर आपको बताना कि कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह किस प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। अगले देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव किस प्रकार से होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि द्रव का जो है घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो ये आपके बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो यहाँ पर आपको बताना कि किस प्रकार का मेनिस्कस होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि पारा को जब किसी बर्तन में रखा जाता है
तो ये आपके उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहे हैं ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दबाव क्या होगा, ये आपका घटेगा, क्योंकि क्षोभ मंडल से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये वायुमंडलीय दबाव जो है यहाँ पर आपका घटते चला जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए पूछा रहे कि एक बार कितने के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई होती है आपका बार होता है, और यहाँ पर आपको बताना है कि एक बार बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁴ ये आपका जो है 5 पास्कल के बराबर होते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगले में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ध्रुव पर किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिकतम होता है, और ध्रुव पर अगर देखा जाए तो जी का जो वैल्यू होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो बताए कि किसी भी वस्तु का भार ये अधिकतम कहाँ पर होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा निर्वात में, क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार का ग्रेविटी आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, दिख भी रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1/, आपका 81 गुना आपके अधिक है। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 12 नंबर में बताना है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बताइए कि भू अस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कितने घंटे में लगाता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। 24 घंटा में लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपका मिलेगा वो आपका ठीक। यहाँ पर जो आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिलेगा, यानी कि आपको जिस प्रकार से उसमें आपका जो है ज़्यादा आपका जूम टाइप का हो गया था, तो यहाँ से आपको देखने में ठीक लगेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण से पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है ये आपके अधिकतम होते हैं। और फ्रेंड्स याद रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जी के वैल्यू के बारे में भी पूछा जाता है। 6.67 इंटू 10⁻⁴ आपका कितना हो जाएगा, तो -19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका क्या हो जाएगा, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और वैल्यू की अगर बात करें तो 6.65 इंटू 10⁻⁻19 आपके जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के रूप में होता है। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है पृथ्वी का पलायन वेग ये कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये 2022 के एग्जाम जो आपके हुए थे वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। और यहाँ पर भी देखिए आपका दिया भी गया है, क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि आपको प्रीवियस ईयर आपका पेपर है जिसमें कि आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही आपका कुछ आपके अनुमानित के तौर पर भी आपको दिए गए होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर हालांकि बुक में आपका प्रीवियस ईयर ही आपका लिखा हुआ है, जो कि आपका 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में बिहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये पृथ्वी का पलायन वेग है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है परिवर्तनशील होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु का जब ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो ये आपके परिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि ग्रहों के प्रति नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको पर बताना है। तो बताइए कि ग्रहों के प्रति नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। आप सभी लोगों को याद रखना है कि ग्रहों के नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ये केपलर के द्वारा किए गए थे। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरली ये क्वेश्चन आपका जो है बराबर आपका रिपीट किया जाता है, तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन मार्क कर लेना है इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ भी आपका मिले, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपके रिपीट किए जाते हैं। और जेट इंजन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रैखिक के जो आपका रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी, ये आपको पर बताना है। तो एक गेंद को क्षैतिज से
कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी को तय किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री पर। तो ध्यान में रखेंगे 45 डिग्री के एंगल पर अगर कोई भी वस्तु को अगर क्षैतिज के अगर समानांतर फेंका जाता है तो ये सबसे अधिकतम डिस्टेंस को कवर करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि वायुमंडल में बादल किस कारण से तैरते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये घनत्व के कारण से तैरते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो गैस के गति जो होते हैं, गैस के गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के जो अणु होते हैं इसका गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा है पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो तारे के तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का विचलन आपका सबसे अधिकतम होता है और सबसे कम आपका लाल का होता है। और सबसे अधिक अगर तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो ये आपका लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बैगनी का। अगला में देखिए नेक्स्ट पूछा है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव किस प्रकार से होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपके अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट पूछा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो वह किस स्थान पर नीति कोण कितना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया तो उस स्थान पर नीति का कोण कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए इस तरह में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर यानी इस प्रकार से, तो किस प्रकार का एंगल बनेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य किस पर डिपेंड करता है, बता दीजिए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आवेश पर डिपेंड करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि सबसे गतिशील इसमें कौन सा कण दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। अस्थायी के बारे में पूछा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा कण सबसे अधिकतम गतिशील है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि सबसे अधिकतम गतिशील यहाँ पर आपका कण दिए गए हैं। अगला में देखिए पूछा रहे एंग्रेस्टम क्या मापता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो एंग्रेस्टम के द्वारा जो मापा जाता है प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। और पूछा भी जाता है कि एक एंग्रेस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो ये आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला में देखिए पूछा रहा है कि श्यानता गुणांक की इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा श्यानता गुणांक की इकाई क्या होता है, ये आपका जो है पॉइस होता है। तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि एक फैदम बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है, ये आपका 6 फीट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि टाइपराइटर के आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था सोल्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सोल्स के द्वारा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा जो पूछा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपका अभी तुरंत आपका हुआ भी था। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है जेट विमान ये आपके कार्य करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगले में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि मानक दाब कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो पूछा है कि मानक दाब कितना होता है, तो ये पारे के दाब का लगभग जो है ये आपका 70 mm होता है, मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि मैनोमीटर के द्वारा
किसकी माप की जाती है? तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैनोमीटर के जो मापा जाता है, ये क्या मापा जाता है? तो गैस का जो दाब होता है ये आपके मैनोमीटर में मापे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु की अगर मात्रा को अगर बदल दिया जाए तो उसके मात्रा को बदल दिया जाएगा, लेकिन उसके घनत्व में चेंजेस नहीं किया जा सकता। उसके द्रव्यमान कम हो जाएगा, लेकिन इसके घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि केल्विन के मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेल्सियस में आखिर मानव का जो है ताप कितना होता है। तो आपको पता होगा कि मानव को अगर देखा जाए तो लगभग जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव बॉडी का टेम्परेचर होता है। और अगर हमें जाना है केल्विन में तो 273 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके जाएंगे। तो 7 3 10 का 0, 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1, और यहाँ पर आपको 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 310 केल्विन हो जाएगा। तो देखिए 310 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 310 केल्विन। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि पारा जमता है, तो पारा किस टेम्परेचर पर जमता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमना शुरू करता है, जबकि अगर जल को अगर देखा जाए तो जल जो होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही जमना या पिघलना शुरू करता है। तो जो कोई भी वस्तु अगर जितना टेम्परेचर पर हुआ गलेगा उतना ही टेम्परेचर पर हुआ क्या होगा, पिघलेगा। तो यहाँ पर जितना ही टेम्परेचर पर वो क्या होगा, जमेगा, उतना ही टेम्परेचर पर वो क्या होगा, तो पिघलना शुरू करेगा। और पारा के बारे में अगर पूछा जाता है कि पारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलना शुरू करता है, तो ये आपका हो जाएगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगर ये पूछा जाता है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलना शुरू करेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापक्रम को मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आरपीएफ न्यू वैकेंसी कब आएगी? आई लव यू झा सर, आई लव यू तो बहुत सारा लव यू है चला जी, लेकिन सर आप अपना अपना सवाल पूछ लीजिए और फिर हम लोग बातें करने वाले हैं आज अपकमिंग वैकेंसीज की। रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसीज है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में और आज के इस सेशन में। तो पहले तो चला जी आप जान लीजिए कि रेलवे में क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था, अभी कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, क्या क्या हुआ है पिछले 5 साल में, हम लोग उस पर जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के। कितने लोग हैं जो इसमें रेलवे के अभ्यर्थी हैं, हम एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप रेलवे के अभ्यर्थी हैं तो 1 टाइप करें, और एसएससी के अगर अभ्यर्थी हैं तो 2 टाइप करें, और रेल प्लस एसएससी दोनों के अभ्यर्थी हैं तो आपको चला 3 टाइप कर देना है जल्दी से। कौन? अच्छा सर, क्लास में हम आ रहे हैं सर, बैठे। अगर आप रेलवे ओनली रेलवे भरे हैं तो 1 टाइप कीजिए, एसएससी है तो 2, और रेलवे एसएससी दोनों की तैयारी करते हैं तो 3 टाइप कर दीजिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम रेलवे वाले बच्चे हैं, और रेलवे वाले बच्चे हैं तो आपको जो आपकी जरूरत है उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। और क्या क्या मामला है रेलवे में अपकमिंग वैकेंसीज का, क्या मामला है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई चला वो बात गई, अब जो आने वाली है उस पर कंसंट्रेट करना होगा। आज मेरे पास एक चलवा आया और चलवा कहता है कि सर मैं 1 महीने से लाज से आपके पास नहीं आ रहा था, और उसी टाइम 2 चलवा आया जो मिठाई लेके आया था, और अनधुन मिठाई हम खाए, और एगो चलवा आया जो बोला लाज से हम नहीं आ रहे थे। तो चला दोनों अलग अलग बातें हैं। वो 2 चलवा के हो गया तो मिठाई लेके आया, एगो चलवा जो करने हुआ वो लाज से भी नहीं आ रहा है। तो जो जिनका हो गया है या जिनका नहीं हुआ है हम चला उस सब पर बातें करने वाले हैं इस प्यारे से सेशन में। पहले तो चला आप लोग सभी लोग रेलवे के अभ्यर्थी हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा चीजों को, तो आपको समझा देंगे हम चला जी कि क्या मामला है, गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा आप चीजों को समझिएगा तो हम समझाते हैं, आप खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए चला जी, 2014 में चुनाव था, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2014 में चुनाव था, फिर 2019 में चुनाव हुआ,
अब 2023 में चुनाव होना है, ये मामला है। 2014 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 2023 में चुनाव हुआ, समझिएगा। 2014 में वैकेंसी आई, यहां भी वैकेंसी आई। अगर आपके जो भी दोस्त यार होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनसे पूछे पिछली एएलपी और ग्रुप डी की वैकेंसी कब आई थी, तो वो बता देंगे आपको कि यहां पर एएलपी टेक्नीशियन की 26,000 पोस्ट आई थी। एएलपी टेक्नीशियन की चला 26,000 पोस्ट आई थी। और चला उसके बाद 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में चुनाव था, तो 2018 में चला वैकेंसी आई थी, यहां भी वैकेंसी दिया गया था। 2018 में भी वैकेंसी, यहां 2018 में भी आया और 2019 में भी चला। देखिए, अगर आप निगेटिव माइंडेड हैं तो आप चले जाइए। आपको अगर खाली निगेटिव बातें करनी है तो आपसे हम हाथ जोड़ते हैं, चला जी आप कोई और काम कर लीजिए। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, कहते हैं कहने वाले कहते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे और देखने वाले देखते रहेंगे। मेरे दोस्त, कहने वाले कहते रहेंगे, लेने वाले जॉब लेते रहेंगे और देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप जॉब लेने वाले हैं तभी आप ठहरिए और आपके लिए मंजिल तय हो चुकी है। मेरे दोस्त, 2018 में, यहां 2018 में भी वैकेंसी आई थी और 2019 में भी वैकेंसी आई। 2018 में हमको याद है 18 फरवरी के आसपास एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी। और यहां अगर हम चलते हैं 2019 में, फिर से चूंकि सरकार को लगा कि इतना वैकेंसी से काम नहीं चलेगा, तो 2019 में चुनाव था, तो चला ग्रुप डी की वैकेंसी वहां भी दी गई थी, जिसका अभी चला मामला चल रहा है, फिजिकल वगैरह सब कुछ चल रहा है। ये बीजेपी का कार्यकाल है, ये बीजेपी का कार्यकाल है, चला 2014 देन 2019। आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे कार्यकाल में भी बीजेपी है 2023 में, 2023 तक बीजेपी पहुंच चुकी है। 2014 में वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की, किसी से भी आप पूछ लीजिए, 26,000। यहां आपको 2018 में एलपी टेक्नीशियन की 65,000 वैकेंसी आई, क्योंकि 2019 में चुनाव था। और 2019 में फिर ग्रुप डी, 2018 में ग्रुप डी, देन 2019 में फिर ग्रुप डी, और इसके बीच में नो वैकेंसी। इसके बीच में अगर आप आइएगा तो यहां नो वैकेंसी, और इसके बीच में भी आप आइएगा, चला जी, यहां नो वैकेंसी। देखिए, आप अच्छे से देखिएगा चला जी, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर नो वैकेंसी का मामला है, कोई वैकेंसी रेलवे की तरफ से नहीं दी गई। और यहां भी चला कोई वैकेंसी नहीं दी गई। तो चला, आप इससे क्या सीखे? चुनाव का जो साल है 2014, चुनाव 2014 में था, 2014 में वैकेंसी दे दी गई, सबकी ज्वाइनिंग हो गई, एनटीपीसी वगैरह सब। फिर 2016 में भी कुछ आया था, लेकिन लगभग नहीं के बराबर। फिर 2019 तक में आई वैकेंसी, जिसमें एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी स्तर था, और उसके बाद आ जाइए आप, चला फिर ग्रुप डी 2019 में भी दिया गया, 18 में भी दिया गया, क्योंकि 2019 में चुनाव था। और फिर उसके बाद 2019 से 23 तक में नो वैकेंसी थी। अब 2023 में फिर से चला वैकेंसी आ गई, 2023 में फिर से वैकेंसी आ गई और मामला हो गया, चला फिर से वैकेंसी आने वाली है।